नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। टॉपिक आप लोगों के सामने है आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग इसके बाद पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। लेक्चर शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि यार कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसको हम डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहेंगे, जो कि एक ड्रॉबैक बना था बोर मॉडल का। यार बोर इस सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऐसे ही एक और थ्योरी थी, दैट वाज योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर समझाऊंगा, बोर से इसको भी रिलेट करूंगा। फिर उसके बाद अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्वांटम उठाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले पूछते हैं, हाइजेनबर्ग चाचू आपने क्या बात बोली? तो कहते हैं मेरी डेफिनेशन या मेरा प्रिंसिपल रटने से, समझने से पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। देखो यार, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बॉल ली, बॉल फेंकी, कार है, कार चल रही है, आप मैं चल रहे हैं, ठीक है ना यार। हम लोग एक पाथ पर चलते हैं, एक ट्रेजेक्ट्री पे चलते हैं यार। मतलब हम लोगों की चेंज इन पोजीशन, किस टाइम पे कितनी पोजीशन चेंज करी, एंड चेंज इन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी कैलकुलेटेड विद एक्यूरेसी। मतलब चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी हम लोग एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। परंतु 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 यही चीज अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन पे करने की कोशिश करूं। देखो, हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इसलिए यहां नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है वो मूव नहीं करते। तो हमारा जो मूवमेंट करता है, जो बोर अब तक चिल्लाता है कि यार इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है, तो उसी को पकड़कर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यही चीज इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करने की कोशिश करूं, मतलब कि मैं इलेक्ट्रॉन की चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना चाहता हूं विद एक्यूरेसी, पॉसिबल नहीं है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट द चेंज इन पोजीशन एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। आप एक टाइम पे एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हो, एक टाइम पे दो चीजें नहीं कैलकुलेट कर सकते किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। अगर आप लोगों ने ये करने की कोशिश करी, एक में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मतलब एक तो आप एक्यूरेटली निकाल पाओगे, दूसरे में हद से ज्यादा क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी। तो इसी को कहा गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने एक बात और बोली, ठीक है, मतलब पूरे प्रिंसिपल को मैं दो पार्ट्स में आपको समझा रहा हूं। पहली पार्ट की हम लोग साइमल्टेनियसली चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर अटेम्प्ट करा गया तो एक चीज तो आपके साथ सही आएगी, मतलब आप चेंज इन पोजीशन निकालने जाओगे तो वेलोसिटी में आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वेलोसिटी निकालने जाओगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोलेगी कि यार चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एक्चुअल में इन्होंने क्या जो एक्सप्रेशन दिया था उसको एक्सप्लेन करूंगा, दैट चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इन्होंने अपना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, वो आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टडी करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बात बोली कि इन्होंने कहा कि एक टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बोलूं या वेलोसिटी बोलूं क्योंकि मास मेरा कांस्टेंट होता है, change in position and change in momentum cannot be calculated simultaneously। अगर एक अटेम्प्ट करा जाता है तो अटेम्प्ट में एक चीज तो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, दूसरी चीज में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इन्होंने ये चीज भी बताया कि उन दोनों का प्रोडक्ट, व्हाट, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो वो उसके बराबर होगा या बड़ा होगा किसके, h/4 पाई के। प्लीज इतनी चीज आप लोगों को समझ आई, ध्यान से देख लो, दैट इज चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई, ठीक है ना यार। अब ध्यान से देखना, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, del x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/, प्लीज ध्यान से देख लेना यार।
अच्छा, अब एक बेसिक सी बात समझते हैं यार। मास कांस्टेंट था, मैंने वेलोसिटी को खोला, वेलोसिटी इज मास इनटू चेंज, मतलब चेंज इन मोमेंटम को खोला, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से एक चीज और आ गई, डेल एक्स इंटू डेल वी, चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू 4 पाई। अरे एक ही बात है यार, मैंने यहां ले गया इसको एम को। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप जो अप्रोच लगाओगे वो इक्वल टू के साथ लगाओगे। मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप क्या करोगे, ये यूज करोगे। ये बोला कि यार मैथमेटिकली जब आप इस चीज एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आप इक्वल टू की अप्रोच लगाओगे, मिनिमम वाली अप्रोच लगाओगे ना यार, कि इक्वल तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने यही बोला, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। सो द चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट and the constant has the value greater than or equal to h upon 4 पाई। तो इन्होंने अपनी ये चीज बोली, ये चीज एक्सप्लेन करी, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यार आप लोगों को, ठीक है। वही फिर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब बात आती है हाइजेनबर्ग के सिग्निफिकेंस की। यार सिग्निफिकेंस से पहले मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि इन्होंने और क्या बातें बताई कि यार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है कि हम एक टाइम पर कभी भी क्या नहीं निकाल सकते, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि मास कांस्टेंट है, मैं मोमेंटम ज्यादा यूज नहीं कर रहा, मैं चेंज इन वेलोसिटी यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखना है, मान लो बोर के अकॉर्डिंग ये एक ट्रेजेक्टरी है जिस पर मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। यही बोर ने बोला, बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, घूमते हैं ना यार। तो लो जी, बोर के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड पाथ बनाया। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन की चेंज इन पोजीशन निकालनी है, मतलब किस टाइम पर ये कितनी पोजीशन चेंज करेगा, या मैं बोलूं मुझे निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगी, एक रेडिएशन डालनी पड़ेगी जिसको ये एब्जॉर्ब करेगा, ताकि ये आए, इंसिडेंट रे है, रेडिएशन क्या है मेरी यार, इंसिडेंट रे, ये इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगी जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, जो क्या आएगी गुरुजी, मेरी रिफ्लेक्टेड रे आएगी, जो मेरी क्या आएगी, रिफ्लेक्टेड रे आएगी, जिसको मैं यहां पर किसमें देख रहा हूं यार, माइक्रोस्कोप में। तो जैसे ही रेडिएशन आएगी इसने पता अपना क्या कर देना है, पाथ चेंज कर देना है, क्योंकि उसको क्या मिल जाएगी, एक एनर्जी मिल जाएगी। ये चीज बहुत जायज बात बोली इन्होंने कि यार अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है, मेरे को एक एनर्जी देनी पड़ेगी, एक रेडिएशन देनी पड़ेगी, और एक रेडिएशन लेते ही इलेक्ट्रॉन अपना पाथ ही चेंज कर देगा, ठीक है। वेलोसिटी आप निकाल सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, वो आपने निकाली, पर एक टाइम तक किस स्पीड से घूम रहा है और उसके पाथ में क्या चेंज आ रहा है, उसको देखने के लिए अगर आप गलती से भी उस पर रेडिएशन डालोगे, कुछ भी चीज आपको दिखी बिना रेडिएशन डाले, तो आप इलेक्ट्रॉन देख ही नहीं पाओगे ना यार, ठीक है। आप कम रेडिएशन डालोगे, वेवलेंथ ज्यादा आएगी, ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन डालोगे तो कम। देखो यार पॉइंट यही है कि जितनी ज्यादा एनर्जी इसको दोगे उतना ज्यादा ये डेविएट होना शुरू हो जाएगा। तो हम कम से कम एनर्जी भी देंगे तो भी ये अपने पाथ को छोड़ेगा। तो यही हाइजेनबर्ग ने समझाने की कोशिश करी कि यार अगर तुम चाहो भी तो भी आप साइमल्टेनियसली चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम नहीं बता सकते यार। आई होप थोड़ा बहुत फंडा आप लोगों को क्लियर होगा क्यों नहीं बता पाए। कि जैसे कि आपने रेडिएशन डाली इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड रे से, कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को देख लूं, इलेक्ट्रॉन ने अपना ये पाथ छोड़कर एक नया ही पाथ पकड़ लिया, तो आपको चेंज इन पोजीशन कहां से मिली, जब उसने अपना पाथ ही चेंज कर दिया। तो मतलब उसके पाथ में क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, उसकी पोजीशन में क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई यार, ठीक है ना यार। तो चलिए अभी आगे जाके इसी फंडे को मैं यूज करूंगा और बताऊंगा कि बोर कैसे बिखर गया। चलो यार अब आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग। सेम जैसे डी ब्रॉगली की मैक्रोस्कोपिक के लिए सिग्निफिकेंस थी, सॉरी सिग्निफिकेंस नहीं थी, मतलब हम लोगों ने देखा था कि जब भी आप एक बॉल गिराते हो तो हमें उसका कोई वेव नहीं नजर आता, बॉल गिराते हो ना उसका कोई वेव नजर नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही मैक्रोस्कोपिक के लिए हाइजेनबर्ग एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्यों? अब देखो एक रैट है, एक चूहा है, एक बॉल है, आपने बॉल फेंकी, जूप करा, उसके ऊपर से टॉर्च डाली,
बॉल फेंकी, पोजीशन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, आपको दोनों चीजें नापनी है। आपने क्या करा, टॉर्च लाइट मारी, अंधेरे में भी फेंकोगे कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में एक बॉल फेंको, बॉल की चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी देखने के लिए आप टॉर्च मारोगे, आपको पता है जैसे बॉल जा रही थी वो वैसे जाएगी। टॉर्च के साथ वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी पोजीशन या वेलोसिटी चेंज नहीं करता ना यार। पर यही काम अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन पे लेके जाऊं तो वो अनसर्टेनिटी लेकर आता है। इसीलिए अभी प्रूफ भी करूंगा इनके एक्सप्रेशन से, जैसे मैंने वहां प्रूफ करा था ना, मैथमेटिकली भी चीज को प्रूफ करूंगा जो मैं बात बोल रहा हूं। तो इनका जो एक्सप्रेशन है वो केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पे तो वैलिड है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन साइमल्टेनियसली द चेंज इन वेलोसिटी एज वेल एज चेंज इन पोजीशन, या बोलो चेंज इन मोमेंटम एंड पोजीशन फॉर अ पार्टिकल। और पार्टिकल भी कौन सा है, सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक के लिए तो आप निकाल सकते हो, मैक्रोस्कोपिक में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आती। अभी मैंने बोला ना, बॉल फेंको टॉर्च जला दो, और ऐसा इसीलिए होता है कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ना वो टॉर्च की एनर्जी एप्लीकेबल ही नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती वो कि वो बॉल तक जाए और बॉल का पाथ चेंज करा जाए। पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके लिए मिनिमम अमाउंट की एनर्जी भी सफिशिएंट है उसमें अनसर्टेनिटी लाने के लिए। तो चलिए आइए सिग्निफिकेंस को मैथमेटिकली देखते हैं। मान लो मेरा 1 मिलीग्राम का पार्टिकल है, देख सकते हो ना यार, क्या है यार, मेरा 1 मिलीग्राम का पार्टिकल है और उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक क्या है, 1 मिलीग्राम का पार्टिकल है, उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है मान लेता हूं कि भाई वो एक इंस्टेंट और हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है उसमें 1 मीटर का चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाइए, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, खोल दो इसको, डेल एक्स डेल वी इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्योंकि अब मुझे, चलो मैथमेटिकली पुट अभी नहीं कर रहे तो नहीं लगा रहे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार सब। चलो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अब मुझे क्या निकालना है, मैं ये निकाल के देखता हूं यार कि चेंज इन पोजीशन कितना आया। अगर उसकी वेलोसिटी डेल वी 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, मुझे पता है, तो मैं उसकी डेल्टा एक्स देखता हूं कितना चेंज आता है, ध्यान से देखता हूं। डेल एक्स इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू 4 पाई इंटू 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, h की वैल्यू डाल दो 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, इसकी डाल दो 4 इंटू 3.14 इंटू 1, मास कितना है यार, 100 मिलीग्राम है, तो 10 रेज़ टू द पावर -6 केजी का, तो केजी में डलता है मास। फिर समझ लेना कि न्यूमेरिकल में जो मास डालोगे वो किस में डलता है, केजी में, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सब कुछ केजी में डालना है मास को। तो यहां से अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, 4 3 से कितना होता है 12, तो ये 2 बचेगा, 6 की पावर खत्म करो, कितनी बची 28, तो ये कितने आएगी 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -28 मीटर्स। ध्यान से देख लो, ओ भाई ये क्या हुआ, मतलब जब एक बॉल, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका मास 1 मिलीग्राम है, इसका मास कितना है यार 1 मिलीग्राम, और वो अपनी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड से चेंज करता है, तो उसकी जो पोजीशन में चेंज आएगा ना वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा। तभी मतलब अगर आप 1 मिलीग्राम की बॉल को ऐसे फेंकोगे, मतलब ऐसे फेंकना कि 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, तो उसकी जो पोजीशन चेंज आएगी ना वो कितनी आएगी 10 रेज़ टू द पावर -20, जो नेग्लिजिबल है। तभी मैं कह रहा हूं कि जब आप एक बॉल को रोल करते हो, अगर वो अपनी 1 मीटर पर सेकंड से अपनी क्या, चलो आप 1 मिलीग्राम की बॉल ना लेकर 10 ग्राम की बॉल ले लो यार, 1 किलो की बॉल ले लो यार, तब भी नेग्लिजिबल ही आंसर आएगा, 10 रेज़ टू द पावर -26 मीटर की अनसर्टेनिटी आएगी। मतलब जो उसका पाथ है, जो उसकी चेंज इन पोजीशन है, वो कितनी होगी 10 रेज़ टू द पावर -28, जो कि क्या है, नेग्लिजिबल है। मतलब एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए या बड़े पार्टिकल के लिए
आपको चेंज इन पोजीशन नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है ना यार, कि अगर वो 1 मीटर पर सेकंड से भी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उसकी चेंज इन वेलोसिटी इतनी है, तो उसकी चेंज इन पोजीशन कितनी होगी, 10⁻⁻20। मतलब बॉल फेंकी, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं होगी, आपको दिखती ही नहीं है कि वो अपने पाथ से ऐसे 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 डेविएट होती नहीं है, तभी तो फिक्स ट्रेजेक्टरी पे चलती है। इसीलिए हाइजेनबर्ग मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड नहीं है, माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है। देखो दिखाता हूं कैसे। अब पार्टिकल चेंज करता हूं, पार्टिकल लेता हूं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन डोलता है, चलो इलेक्ट्रॉन को डुलवा लेते हैं। मतलब अब मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सेम उसी वेलोसिटी से मान लेते हैं चेंज होता है, 1 मीटर पर सेकंड से अगर चेंज होता है। ठीक है, तो आइए डालते हैं। डेल एक्स निकालता हूं, सीधा डाल दो ना यार, डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में m इंटू डेल्टा वी, जो यहां से आया डेल एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू 4 पाई। वैल्यूज डालो, 6.626 माइनस 34। मास कितना हुआ यार मेरा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल वी कितना है 1, 4 इंटू 3.14। फिर से वही मोटा मोटी काट रहा हूं यार, 4 3 12, तो ये कितने पे कटेगा, 2 पर कितना आ गया, ये कितना आ गया -3। तो 1 अपॉन 9.1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। ऊपर ले जाओ डेसिमल, कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 या 10⁻⁻5 में तो आंसर आएगा। अगर इसे सॉल्व भी करोगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 0.5, 0.5 को 9.1 से काट लो, 10⁻⁻3 काट लो ना यार, क्या दिक्कत है, 5/91, 10⁻⁻4 आएगा, हद से 10⁻⁻5 मीटर आ जाएगा। देखो यहां मुद्दा आ गया। मतलब जो बोहर कहता था कि एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूमेगा, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, बेटा अगर फिक्स पाथ पे घूम ही नहीं सकता, मतलब अगर वो एक वेलोसिटी के चेंज में है, मतलब वो एक टाइम तक 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी अपनी चेंज करे जा रहा है, घूम रहा है, तो उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। तो तूने कैसे कह दिया कि वो फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है, कि वो एक फिक्स्ड गोले पे घूम रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड पाथ पे घूमे, उसके पोजीशन में कुछ ना कुछ क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। बोर के पास इसका जवाब ही नहीं था। तो हम लोगों ने डी ब्रॉगली और इनके मदद से एक बेसिक मॉडल डेवलप करा। देखो वर्नर हाइजेनबर्ग एक फिजिसिस्ट थे, हमने लास्ट में पढ़ा। जो डी ब्रॉगली थे वो भी फिजिसिस्ट थे। मतलब आने वाला मॉडल, दुख की बात यह है केमिस्ट्री ने डेवलप नहीं करा था यार, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें फिजिक्स की देन थी। तो इस बारे में हम फिजिक्स को आगे जाके थैंक यू बोलेंगे कि फिजिक्स ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोगों को दिया, क्वांटम मैकेनिक्स से दिया। तो चलो गोल को फटाफट ओवरकम करते हैं इससे। तो अब आप लोगों को यह पता चला कि अगर मैं डी ब्रॉगली से पूछूं, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, भैया वेव वो एसोसिएटेड होगी उसके साथ, बिल्कुल एसोसिएटेड होगी, और जो हमें दिखनी भी चाहिए। बॉल फेंकते हैं वेव नहीं दिखती, पर माइक्रोस्कोपिक के लिए तो वैलिड थे। सेम यही इन्होंने क्या बात बोला, एक फिक्स पाथ पे नहीं घूमेगा, उसके पाथ में क्या आएगी, थोड़ी थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी, ऐसे आएगी। देखो कि भाई इधर उधर घूमेगा ना, एक फिक्स पाथ पे नहीं घूमेगा। तो यही चीज आगे जाके हमारा एक मुद्दा बनी कि यार हम लोग इलेक्ट्रॉन को कभी फिक्स पाथ पे नहीं बोलेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां है। आगे जाके उसको ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मेरे को इलेक्ट्रॉन का झुंड मिलेगा वो एक ऑर्बिट। ऑर्बिट तो यार कुछ होगा ही नहीं आगे जाके, क्वांटम मैकेनिक सबसे पहले कत्ल करेगी तुम्हारे ऑर्बिट का, किसको बोलेगी, ऑर्बिटल। इन दोनों मॉडल को बेस रखकर ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था, डी ब्रॉगली में। आज ये चीज देखी कि यार अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी को रोटेट हो रहा है या चेंज कर रहा है, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻⁻4। मतलब वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है यार, जो मेरे को होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या बात बोली, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में घूमेगा, हम फिक्स की बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी है, कहां कहां मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात करेंगे। इसीलिए आगे जाके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पहला ही कंसेप्ट आप लोगों को ऑर्बिटल का सिखाया जाएगा। ऑर्बिट्स का तो मैं तहस महस करूंगा अगली बार, ठीक है। आज के लिए हाइजेनबर्ग इतना ही। हाइजेनबर्ग का असाइनमेंट और डी ब्रॉगली का एक पूरा कलेक्टिव असाइनमेंट मिलेगा, सॉल्व करना।
सीबीएसई में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, हो सकता है जेई में भी आ जाएगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स से तो पूछा ही जाता है सीबीएसई और जेई में, बट यहाँ से भी आप लोगों को वो दे सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर रहें, सेफ रहें, थैंक यू।